माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास 12 के सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्लियर, इजियर एंड शॉर्ट मेथड से दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। अब आप देखें, क्वेश्चन नंबर 21 को पहले देखें। क्वेश्चन नंबर 21 में एफ एक फंक्शन है जो आर से आर पर डिफाइंड है। इस प्रकार की एफ इमेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हाँ, तो देखें यहाँ फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है, एफ इमेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मतलब इसमें कोई एलिमेंट एक्स लेते हैं तो उसका इमेज इसमें एक्स क्यूब है। तो हियर एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आपको यहाँ बताना है कि इस फंक्शन का टाइप क्या है। मतलब ये 1 1 है, इनटू है, ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है, क्या है। तो सबसे पहले हम लोग 1 1 की जांच कर लें। वन वन के लिए आप जानते हैं कि फंक्शन के डोमेन आर में दो एलिमेंट लेते हैं, x1 और x2। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन आर सच दैट, इस प्रकार की f इमेज ऑफ x1 इज इक्वल टू f इमेज ऑफ x2। इम्प्लाइज x की जगह x1 रखेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, x की जगह x2 रखेंगे तो x2 क्यूब। डिफिनीशन से दिस इम्प्लाइज पावर 3 हट गया दोनों तरफ से, x1 इज इक्वल टू x2। तो आपने क्या देखा, x1 x2 का f इमेज यदि हम सेम लेकर चलते हैं तो दोनों एलिमेंट x1 x2 भी सेम आता है। इट मीन्स f 1 1 है, हैंस f इज 1 1। क्लियर हो गया। अब आप देखें ऑन टू की जांच। पता लगाएं कि ऑन टू है कि नहीं फंक्शन। तो ऑन टू के लिए क्या है कि एफ के डोमेन आर में कोई एलिमेंट वाई की कल्पना करते हैं। अब आपको पता लगाना है कि इस वाई का प्री इमेज डोमेन में कोई ना कोई एक्स अवश्य बिलोंग करना चाहिए। इस प्रकार की एक्स का एफ इमेज वाई हो जाए। Let y belongs to codomain R. Let y belongs to codomain R be any element then f image of x is equal to y। यही लेकर चलते हैं, f image of x is equal to y implies fx is equal to x cube by definition। अब आप x का वैल्यू y के टर्म में निकालें, यही प्रोसेस है। तो y का पावर 1/3। तो दिस implies that x is equal to y to the power 1/3। अब यहां देखें, आपने
फंक्शन के कोडोमेन आर में कोई एलिमेंट वाई लिए तो इसमें उसका प्री इमेज एक्स मिलना चाहिए, जिस एक्स का एफ इमेज वाई हो जाए, तभी वाई के लिए इसमें प्री इमेज एक्स आएगा ना। तो आपको यही दिखाना है कि कोडोमेन आर के हर एक एलिमेंट वाई के लिए उसके डोमेन में एक एलिमेंट एक्स अवश्य मिलना चाहिए, इस प्रकार की उस एक्स का एफ इमेज वाई हो जाए। यही कंसेप्ट है, माइंड में रखेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए मैं दे रहा हूं। मान लिया जाए कि कोडोमेन आर में वाई की जगह कोई रियल नंबर आप 27 लेते हैं, तो क्लियर है कि इसका प्री इमेज डोमेन आर में मिल रहा है। देखिए 3 मिल रहा है। इस प्रकार की 27 को 3 का क्यूब होना चाहिए। देखिए एस का जो इमेज वाई है उसको एस का क्यूब होना चाहिए। तो वाई की जगह आपने 27 लिया तो 27 को 3 का क्यूब होना चाहिए, तो होता है। तो यदि हम कोडोमेन आर में कोई एलिमेंट 27 लेते हैं वाई की जगह, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको डोमेन आर में प्री इमेज 3 मिलता है। इस प्रकार की 3 का एफ इमेज 3 क्यूब यानी 27 कोडोमेन में प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आप टेस्ट कर सकते हैं, कोडोमेन आर में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में मिलेगा। इसी बात को मैं लिख देता हूं, हैंस फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन आर देयर एग्जिस्ट सम एक्स is equal to y to the power 1/3 belongs to domain R such that f image of x is equal to f image of x की जगह y to the power 1/3 is equal to, तो देखें fx बराबर s क्यूब था, तो x के जगह y टू द पावर 1/3, तो यहां भी x के जगह y टू द पावर 1/3 होगा और उसका पावर 3 है। तो मल्टीप्लाई होगा 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल y होगा। तो आपने क्या देखा कि कोडोमेन आर में हर एक एलिमेंट y के लिए कोडोमेन आर में एक एलिमेंट x मिल रहा है। इस प्रकार की इस x का f इमेज y हो रहा है। It means f is onto। तो अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा फंक्शन का सवाल समझने वाला होता है। तो देखिए 10, तो ऊपर मैंने दिखाया कि f11 है, नीचे में दिखाया कि f onto भी है, दोनों मिला दीजिए तो हो गया f is 11 onto 11 onto। अब देखिए कि 11 onto किस ऑप्शन में है, तो लगता है कि डी में है, मिला लीजिए तो ये फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखें। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू a sec थीटा, इसे 1 मान लिया, और दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू b tan थीटा, इसे आप 2 मान लिया। इसमें आपको निकालना है d2y बाई dx2 का वैल्यू निकालना है थीटा इज इक्वल टू π/6 पर। इसी को एवेल्यूएट करना है, एक क्वेश्चन है। तो अब इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा
इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया सेक थीटा का, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इधर 2 को डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मिलेगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, बी कांस्टेंट है, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए पहले आप निकाल लें dy बाई डी एक्स, ये होता है dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। इसका वैल्यू बी सेक स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कैंसिल, तो देखिए बच गया बी बाई ए इंटू सेक थीटा, ऊपर में बच गया ना स्क्वायर कटा तो, और नीचे में टेन थीटा। अब इसको लिख सकते हैं बी बाई ए इंटू सेक थीटा का मतलब हुआ 1 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई टेन थीटा का मतलब कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू 1 बाई साइन थीटा का मतलब कोसेक थीटा। ठीक है ना, तो ये आपका निकला dy बाई डी एक्स। अब आपको निकालना है d2y बाई डी एक्स टू। तो अब क्या करेंगे, दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। हाँ, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू कोसेक थीटा हो गया। अब दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका हो गया x के रेस्पेक्ट में d2y बाई डी एक्स टू, इधर हो गया b बाई ए कॉसेक थीटा को पहले थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है, आप जानते हैं। फिर थीटा को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, है ना, तो हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू कॉसेक थीटा को लिख दीजिए 1 बाई साइन थीटा, सिंप्लीफाई कीजिए, और कॉट थीटा को लिखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ये होता है 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा, आप जानते हैं, तो इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉस थीटा तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा। यहां देखिए डी एक्स बाई डी थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू, यहाँ a इंटू ए स्क्वायर कर दिया जाए यहीं पर, और 1 बाई सेक थीटा तो हो गया कॉस थीटा, और 1 बाई टेन थीटा कॉट थीटा, तो उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा शॉर्ट में। अब कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा,
कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा है, तो 3 बार आ गया, तो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट क्यूब थीटा शॉर्ट में लिखिए, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू कॉट क्यूब थीटा। अब देखें, इसीलिए d2y बाई dx 2 का वैल्यू निकालना है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 पर। तो d2y dx2 का वैल्यू ये है, तो इसी का वैल्यू निकाल देना है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 पर। तो थीटा की जगह पाई बाई 6 रख दें तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू कॉट क्यूब पाई बाई 6, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री होता है 1 बाय रूट 3, तो कॉट 30 डिग्री उसका उल्टा, तो रूट 3 और उसका पावर 3, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर इंटू रूट 3 माइनस बी बाई ए स्क्वायर, हो गया 3 रूट 3। इसको लिख सकते हैं माइनस 3b रूट 3 बाई ए स्क्वायर। यही निकालना था। अब देखिए आंसर किस ऑप्शन में है, तो शायद ए में है, देख लें। हाँ, तो देखें क्वेश्चन नंबर 23 देखें, ये एलपीपी का क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन में फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट्स दिया हुआ है, क्वेश्चन सामने रख करके देखें। ये ग्राफिकल है तो आप देखेंगे तो ज्यादा समझेंगे। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये और ये। साथ ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है कैपिटल Z इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z का मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ Z निकालना है, यही क्वेश्चन है। अब हर एक कॉर्नर पॉइंट पर Z का वैल्यू आप हासिल करें एट 0 0, Z इज इक्वल टू x0 y0, तो 0 हो गया। एट 5 0, s की जगह 5 तक 10 हो गया, y के 0 खत्म हो गया। एट 6 5, Z इज इक्वल टू s की जगह 6, 2 इंटू 6 12, y की जगह 5, 3 इंटू 5 15, माइनस 3। एट 6 8, Z इज इक्वल टू x की जगह 6, 2 इंटू 6 12, माइनस 3 इंटू 8 24, माइनस 12। एट 4 10, Z इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8, माइनस 3 इंटू 10 30, माइनस -22। एट 0 8, Z इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3 इंटू y की जगह 8, 3 इंटू 8
24। अब देखें जेड के वैल्यूज में मिनिमम कौन है? 0, 10, -3, -12, -22 और -24। इसमें सबसे छोटा तो यही है। Hence, minimum value of z is equal to -24। और यह किस कॉर्नर पॉइंट पर मिला? 08 पर। लिख दीजिए एट द कॉर्नर पॉइंट 08। आपको पता लगाना था कि किस कॉर्नर पॉइंट पर z मिनिमम होगा, तो यही हुआ। तो देखिए आंसर किस ऑप्शन में है, तो लगता है कि सी में है। आप देख लें, हो गया। अब क्वेश्चन 24 देखें। इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसको यू मान लें, इसको भी मान लें, यही मेथड है। लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। देन आपको निकालना है u का dc v के रेस्पेक्ट में, यानी du बाई dv। अब निकालिए। इसको पकड़िए। सिंस v इज इक्वल टू, सिंपल मेथड से बता रहे हैं, इसीलिए बाय डिफिनेशन साइन v इज इक्वल टू x। दैट इज x इज इक्वल टू साइन v। अब क्या करें, x के इस वैल्यू को u में डाल दें x के जगह। Hence we get u is equal to sin इनवर्स 2x के जगह sin v रूट अंडर 1 माइनस s के जगह sin v, तो sin स्क्वायर v हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, sin इनवर्स 2 sin v, ये जानते हैं आप, cos v। देखिए कितना आसानी से बन रहा है ना। अभी तो आप पढ़े हैं ना, 2 sin v इंटू cos v, ट्रिग्नोमेट्री में sin 2v। और साइन इनवर्स साइन थीटा, केवल थीटा होता है, 2v हो गया। और इधर लेफ्ट साइड में u था। अब इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में? v के रेस्पेक्ट में। क्यों निकालना है? u का v के रेस्पेक्ट में। तो सब देखिए, तो हो गया du बाई dv। तो 2 कांस्टेंट, अब v का v के रेस्पेक्ट में 1, तो केवल 2 हो गया। तो यही तो निकालना था, du बाई dv का वैल्यू निकल गया, 2 आया। देखिए आंसर किस ऑप्शन में है, देख लीजिए, तो शायद ए में है। देखें थोड़ा सा एक क्वेश्चन टेक्निकल है, क्वेश्चन नंबर 25। ये मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स से दिया हुआ है, मैट्रिक्स भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ऑप्शन में आप देख रहे हैं ध्यान से कि या तो ए इनवर्स निकालना है या बी इनवर्स। तो इनवर्स का कंसेप्ट आपको पकड़ना होगा। मैं थोड़ा सा डील कर देता हूं। आप जानते हैं कि जब ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स आई आता है, तो यह इंप्लाई करता है कि ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है। ये कंसेप्ट दे रहे हैं समझने के लिए। आपको ए इनवर्स निकालना है ऑप्शन में या बी इनवर्स।
तो ए इनवर्स या बी इनवर्स निकालने के लिए यही ना मेथड हुआ कि ए और बी का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, एक मेन कंसेप्ट है। इसलिए सबसे पहले आप ए और बी का प्रोडक्ट निकालें। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना आप जानते हैं, आप निकाल लेंगे रो बाई कॉलम मेथड से। तो आपको आ जाएगा 6i, वेयर i यूनिट मैट्रिक्स है। डू, इसको आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए यहां इधर 1 है, 6 को इधर ले आइए, तो 1/6a इंटू बी लिख सकते हैं। इधर आई रह गया क्योंकि राइट साइड में आई आना चाहिए, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए। अब देखें तो ए मैट्रिक्स है, 1/6 स्केलर है, किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट भी मैट्रिक्स ही होता है। तो 1/6 एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स आई आ रहा है। देखिए इसके अनुसार आ गया। तो क्लियर है कि बी का इनवर्स ए हो जाएगा। सो वी कैन राइट बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू ए। तो अब देखिए ऑप्शन में बी इनवर्स ए है कि नहीं, तो शायद ये ऑप्शन डी में है आपका, इसलिए आंसर डी हुआ। देखिए क्विक क्वेश्चन था, यही इसका आइडिया था। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखें। यह क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का है, कैलकुलस का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके पहले भी सेक्शन ए में आप देखेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पर क्वेश्चन था, यह है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर। तो आपको समझना चाहिए कि यह चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका सॉल्यूशन साइन स्कीम से आपको बताया था, वही चीज यहां भी है। सबसे पहले एफ एस का डेरिवेटिव निकालें, एफ डैश एक्स। तो देखें 3 बाहर आएगा, 3x वर्ग 2 6x स्क्वायर माइनस, डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x माइनस 36, x का 1 हो जाएगा, 7 का 0, 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2s लिख दीजिए, माइनस x आ जाएगा। x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 3। अब f डैश एक्स का साइन स्कीम बनाया जाए, तो उसके लिए रूल है कि f डैश एक्स को पहले 0 के इक्वल करते हैं, यानी इसको 0 के इक्वल करेंगे, और x का वैल्यू निकालेंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -2 और +3। अब साइन स्कीम के लिए एक लाइन खींचेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, x के दोनों वैल्यू को लाइन पर रख देंगे, जो छोटा वैल्यू है उसको लेफ्ट में रखेंगे, जो ग्रेटर है उसको राइट साइड में रखेंगे। अब 3 के राइट में कोई x का वैल्यू लेंगे, जैसे लिया 4, 3 से ग्रेटर। अब f डैश एक्स का जो वैल्यू यहां आया है उसमें जहां जहां x है वहां 4 रखिए, तो रख लीजिए मन में 4
प्लस 2 6 पॉजिटिव, 6 भी यहाँ पॉजिटिव, 4 माइनस 3 1, 1 भी पॉजिटिव, यानी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। पकड़ा गया? माइंड से टेस्ट कर लीजिए। तो एफ डैश एक्स में एक्स के जगह 4 रखने पर एफ डैश एक्स का साइन आया पॉजिटिव। तो मैं आपको बताया था कि इस पॉइंट के राइट साइड में कोई वैल्यू देने पर यदि साइन पॉजिटिव आता है तो इसके 3 के ठीक लेफ्ट साइड में जो इंटरवल है उसमें साइन नेगेटिव आएगा, और फिर -2 के लेफ्ट साइड में जो इंटरवल है उसमें साइन पॉजिटिव आएगा। तो तुरंत हो गया आपका। अब आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर जाना है। तो हम पढ़े हैं कि फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन एफ एक्स को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए क्या कंडीशन है, याद है आपको? पढ़े हैं, एफ डैश एक्स 0 से लेस होना चाहिए, दैट इज एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। अब साइन स्कीम में देखें, ये एफ डैश एक्स का साइन स्कीम है, तो एफ डैश एक्स को नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव देखिए कहां पर है, पकड़िए लाइन पर, -2 और 3 के बीच में यदि एक्स का वैल्यू आप ले रहे हैं तो एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आ रहा है। तो एफ एक्स को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए यही कंडीशन है, बट एफ डैश एक्स लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव इफ x बिलोंग्स टू x -2 से ग्रेटर, 3 से लेस, मतलब ओपन इंटरवल -2 3, शॉर्ट में लिखिए ओपन इंटरवल -2 3। तो पता चल गया कि इसको 0 से लेस होने के लिए x को इसमें जाना पड़ेगा, यानी फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए इंटरवल पता चल गया। तो आप लिख दें हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -2 3। तो इंटरवल ही पता लगाना था जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। अब आप ऑप्शन देख लें, ये इंटरवल किस में है, तो ऑप्शन बी में है शायद, देख लें, मिला लें आप। हाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। आप पढ़े होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इस ढंग का। इस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, लेकिन इसमें कंडीशन है एक्स पर, एक्स ओपन इंटरवल पाई 3 π/2 में है, इस पर आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है tan इनवर्स √1 प्लस cos x प्लस √1 माइनस cos x बाय √1 प्लस cos x माइनस √1 माइनस cos x। और इसको सिंप्लीफाई करना है कायदे से, tan इनवर्स 1 प्लस cos x आप जानते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2 बाई, इसके जगह 2
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसके जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है लाइन, आगे देखिए, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू, तो गैप कर दीजिए, स्क्वायर पर रूट है गैप कर दीजिए, लेकिन स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस दोनों होता है, अब इसमें ध्यान देना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, तो इसके लिए यहां जाना पड़ेगा। देखिए मैं बगल में समझाता हूं, एक्स पर कंडीशन है, कंडीशन में लिख दिया, यहां एंगल देख रहे हैं एक्स बाई टू है हर जगह, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां जो एंगल है एक्स बाई टू, उसका वैल्यू 90 डिग्री और ये हो गया 135 डिग्री के बीच में, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल आ गया, तो क्लियर हो गया कि एक्स बाई टू बिलोंग कर गया Q2 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस नेगेटिव होगा, इसलिए क्लियर हो गया कि साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव होगा बट कॉस एक्स बाई टू नेगेटिव होगा, यही समझने की बात है। अब तो रूट टू हट गया, अब स्क्वायर पर रूट है तो हटेगा, तो केवल बचना चाहिए cos x बाई टू, लेकिन cos x बाई टू है क्या, नेगेटिव अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसलिए यहां माइनस देना होगा, एक समझने की बात है। और sin x बाई टू यहां आएगा जो पॉजिटिव है, इसलिए प्लस sin x बाई टू होगा, नीचे दूसरी तरीके से माइनस cos x बाई टू, और यहाँ स्क्वायर हटेगा तो sin x बाई टू तो पॉजिटिव है, इसलिए sin x बाई टू ही रह गया। एक कंसेप्ट है, दिस इज इक्वल टू, देखिए ये लाइन मेन है, यहां इतना अच्छे ढंग से आपको समझाया। अब देखिए tan इनवर्स cos x बाई टू से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो -1 प्लस साइन बाई कॉस tan होता है, तो हो गया tan x बाई टू -1 माइनस tan x बाई टू। अब आगे देखिए tan इनवर्स, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई टू, और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा tan x बाई टू। तो अब देखें इसके बाद tan इनवर्स, इसको फॉर्मूला में लाने का प्रयास कीजिए, 1 की जगह लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई टू, इस 1 को रहने दीजिए, प्लस यहां पर 1 इंटू में लिख सकते हैं, इस 1 की जगह लिख दीजिए, चालाकी कीजिए, tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू, तो इसको a इसको b मानिए, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan इंटू tan b, आप जानते हैं ना क्या होता है, tan a माइनस b होता है, तो a की जगह पाई बाई 4 और b की जगह x बाई टू दिख रहा है। फिर आप पढ़ें tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की जगह यही है, यही इसका वैल्यू होगा पाई बाई 4
माइनस एक्स बाई 2। मैं लिख देता हूं सेंस tan इनवर्स tan थीटा बराबर, तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो लगता है कि ए में है, मिला लीजिए, हेंस आंसर ए। देखिए फिनिश हो गया। हाँ तो देखें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, और क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a निकालना है। क्वेश्चन समझ गए? अब देखिए, चूंकि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। आप पढ़ें डिफिनेशन में। अब ये जो दिया हुआ है उसको पकड़िए। गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a। दोनों और इस इक्वेशन में डिटरमिनेंट ले लें। इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर, और डिटरमिनेंट 2a को लिखेंगे। ए का ऑर्डर देखिए 3 है, 2 स्केलर है इसलिए स्केलर 2 का पावर वही देंगे जो ए का ऑर्डर है 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट। क्यों लिखा? देखिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सिंस वी नो डिटरमिनेंट ऑफ कोई स्केलर के इंटू ए इज इक्वल टू होता है के टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए। लेकिन कब? तब जब a इज ऑफ ऑर्डर n, जब a का ऑर्डर n हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे। तो इससे आप यहां कंपेयर कीजिए, यदि मैट्रिक्स A का ऑर्डर n है तो स्केलर के पावर n होता है इनटू A का डिटरमिनेंट। तो यहां क्या है? देखिए स्केलर k की जगह 2 है, 2a का डिटरमिनेंट, तो ही स्केलर 2 का पावर 3 क्यों दिया? क्योंकि यहां A का ऑर्डर 3 है, n की जगह यहां 3 है। समझ गए? अब देखिए डिटरमिनेंट A 0 नहीं है क्योंकि A नॉन सिंगुलर है। तो चूंकि डिटरमिनेंट A 0 नहीं है सर, डिटरमिनेंट से दोनों डिवाइड कर सकते हैं। 0 से तो हम डिवाइड करते नहीं है कभी, क्योंकि यह 0 नहीं है इसलिए डिटरमिनेंट A से इस इक्वेशन में डिवाइड किया जा सकता है। तो डिटरमिनेंट A से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर कट के लेफ्ट साइड में डिटरमिनेंट A होगा, 2 क्यूब मीन्स 8 और डिटरमिनेंट A कट के 1 हो गया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑन डिटरमिनेंट A बिकॉज डिटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? तो इस तरीके से मैंने डिटरमिनेंट A का वैल्यू निकाल दिया। आपका एम है डिटरमिनेंट ऑफ 2a निकालना, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ 2a, तो डिटरमिनेंट 2a का वैल्यू आप ए ने लिखा था, यही चीज यहां उतारी है, 2 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट A अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एंड दिस इज इक्वल टू 8 इंटू। अब यहां देखिए डिटरमिनेंट A का वैल्यू ऊपर 8 आया है, यहाँ 8 लिख दें, इसको यदि 1 कह दें तो यहाँ लिख सकते हैं बाई 1, 8 इंटू 8 64। अब देखें कि इसका वैल्यू जो आया किस ऑप्शन में है, तो लगता है कि सी में है, मिला लीजिए, हेंस आंसर सी हुआ। हाँ तो अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 29। फिर देखिए क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही दिया। 2 क्वेश्चन इसके पहले हो चुका है, तो ध्यान रखेंगे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा पिकुलियर टाइप के क्वेश्चन है, सेंसिटिव क्वेश्चन है। देखिए
कैसे बनेगा? पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ओवर आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर के सेट आर में यह फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यहां इंटरवल की जगह आर समझिए। आप जानते हैं ना कि सेट ऑफ रियल नंबर्स आर को ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी भी लिखा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इसी आर में यानी इस ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो बी का वैल्यू क्या होगा? पूछ रहा है कि इस कांस्टेंट बी के किस वैल्यू के लिए एफ एक्स आर में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी, बी के किस मान के लिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर आर, या लिख सकते हैं इन आर। बी के किस वैल्यू के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा आर में, आपको पता लगाना है। तो इसके लिए आप पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालें। एफ डैश एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, कॉस एक्स का आप जानते हैं माइनस साइन एक्स होता है, और बी कांस्टेंट है इसलिए 0, तो हो गया 1 माइनस साइन एक्स। आप जानते हैं ना साइन एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, यानी साइन एक्स का वैल्यू 1 से लेस होता है या 1 के इक्वल होता है। तो चूंकि साइन एक्स का वैल्यू 1 से लेस होता है, इसलिए 1 ग्रेटर देन साइन एक्स लिख सकते हैं, और फिर इसको लिख सकते हैं, इधर आ गया तो 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, और 1 माइनस साइन एक्स ही तो एफ डैश एक्स है। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और यह तो एक्स के हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू है। इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एक रियल वैल्यू एक्स के लिए ट्रू है। अब यहां दिमाग लगाएं, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव है आर के हर रियल वैल्यू एक्स के लिए, इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स आर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। हैंस एफ एक्स इज क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर। अब आर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब आर में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन आर। देखिए मेरा कंसेप्ट, तो मैंने क्या समझाया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। तो आपको रिजल्ट आ रहा है कि एफ एक्स आर में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए सामने लिखे हैं, आर में एफ एक्स को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए बी का मान क्या होगा, और यहां एफ एक्स आर में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ही नहीं। इससे साफ कंक्लूजन निकला कि आर में फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए बी का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिख दीजिए हैंस for f x to be strictly decreasing in R, no value of B exists.
देखिए ये किस ऑप्शन में है, नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, तो लगता है कि सी में है, मिलाइए, हेंस आंसर सी हुआ। देखा, एक क्रिटिकल क्वेश्चन था, सेंसिटिव क्वेश्चन था, मैंने क्लियर करके आपको समझाया। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखें। आर सेट एन पर एक रिलेशन है जहां एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। आर इस तरह से डिफाइंड है, इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करेगा आर में इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, बी इज ग्रेटर देन 6। इसको ठीक से समझिए, सेकेंड कोऑर्डिनेट बी को 6 से ग्रेटर होना चाहिए और फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए को बी से 2 लेस होना चाहिए। आपको यहां पकड़ना है कि 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है, तो आप क्लियर करें। ऑप्शन सी में ऑर्डर पेयर 6, 8 दिया हुआ है, इस पर गौर करें। ऑर्डर पेयर ए बी में जो सेकेंड कोऑर्डिनेट बी है उसके जगह यदि हम 8 लेते हैं तो बी को 6 से ग्रेटर कहता है, तो 8 6 से ग्रेटर है, करेक्ट। और ए बी से 2 लेस है, तो ए का जगह 6 लिए जो 8 से 2 लेस है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी हुआ। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको ऑप्शन से पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तो समय आपका कम लगेगा और जल्दी होगा। मैंने ऐसा ही किया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कैलकुलस का। एफ इस तरह से डिफाइंड है, आप देख रहे हैं। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि किन पॉइंट्स पर एफ कंटिन्यूअस होगा, यही क्वेश्चन है। तो उन बिंदुओं को पता लगाना है, उन पॉइंट्स को पता लगाना है जिन पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है। देखिए, आप पढ़ें मोड एक्स का डिफिनेशन, मोड एक्स इज इक्वल टू -x होता है कब, इफ x इज लेस देन 0, और मोड x प्लस x होता है इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मोड एक्स का यही डिफिनेशन है जो आप जानते होंगे। यहां कंडीशन है x लेस देन 0। देखिए यहां मिला, जब x लेस देन 0 है तो मोड एक्स का वैल्यू -x है, इसलिए इसकी जगह -x लिख सकते हैं। Hence we can write fx is equal to x बटा मोड एक्स की जगह -x। क्यों? क्योंकि x 0 से लेस है। और ये डिफाइंड है -1 से, when x is greater than equal to 0। x कट गया तो मिला -1 when x is less than 0, और फिर मिला -1 when x is greater than equal to 0। आप एक लाइन खींचे, रियल लाइन, इससे मैं आपको समझाता हूं। -∞ प्लस ∞। आप जानते हैं रियल नंबर का सेट को ओपन इंटरवल -∞ से लिखा जाता है, क्योंकि सभी रियल नंबर्स -∞ और ∞ के बीच में स्थित हैं। अब यहां देखिए, कह रहा है कि x का वैल्यू, मान लीजिए कि यहां आप 0 देते हैं, x का वैल्यू 0 के इक्वल है, तो fx का वैल्यू -1 है।
यानी 0 पर fx का वैल्यू -1 है, आप देख रहे हैं। और जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, यानी s का वैल्यू 0 से ग्रेटर इधर जा रहे हैं, तो फिर fs का वैल्यू -1 है। यहां एनालाइज कीजिए, जब x 0 से लेस है, अब s का वैल्यू जब 0 से आप लेस मान ले रहे हैं, तो फिर fs का वैल्यू -1 है। क्या निष्कर्ष निकला? 0 पर fs का वैल्यू -1 है, 0 से ग्रेटर पर -1 है, और 0 से लेस पर भी fs का वैल्यू -1 है। इसका मतलब पूरे R में, माने R के हर रियल वैल्यू के लिए fx कांस्टेंट है, वो है -1। Hence it is clear that fx का वैल्यू क्या है? -1 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R के लिए। यही निष्कर्ष निकला। और R के हर रियल वैल्यू के लिए fs का वैल्यू -1 है, अर्थात यह एक कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि fx इक्वल टू कांस्टेंट किसके लिए? तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R के लिए, माने R के हर एक रियल वैल्यू x के लिए fx क्या है? कांस्टेंट है। और आप जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, बट वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस everywhere. So it follows that fx is continuous for every x belongs to R। तो पता चल गया, R के हर एक रियल वैल्यू x के लिए फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन क्या था? किन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? तो R के हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इसलिए आंसर हो गया x बिलोंग्स टू R। और देखिए कि यह किस ऑप्शन में है, तो लगता है कि ए में है, दैट इज ए, इसलिए आंसर आपका ए हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 ए मैट्रिक्स से है। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स के ए दिया हुआ है, के स्केलर है। आपको के ए बी का वैल्यू निकालना है, यही क्वेश्चन है। तो के ए निकाल दीजिए, पहले ए को लिख दीजिए 0 2 3 -4। आप जानते हैं स्केलर जब मल्टीप्लिकेशन में होता है मैट्रिक्स के साथ, तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। k इंटू 0 0, k इंटू 2 2k, k इंटू 3 3k, k इंटू -4 -4। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपने पढ़ा है। बट इन क्वेश्चन के ए इक्वल टू दिया हुआ है, देखिए ध्यान से 0 3a 2b 24। इसलिए यह और यह दोनों इक्वल हो गया। मैट्रिक्स 0 2k 3k -4k
इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0 3a 2b 24। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आप देख रहे हैं 2x2 है। आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स यदि इक्वल हो और दोनों का टाइप सेम हो तो दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। सो दिस इंप्लाइज दैट 0 0 के इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, 2 के 3a के इक्वल। क्वेश्चन 1 3 के 2b के इक्वल। इक्वेशन 2 -4 के 24 के इक्वल, इसको 3 कहें। नाउ 3 से k का मान निकाल लें। 3 implies k is equal to -6। k का वैल्यू 1 में रख दें, hence 1 implies 3a is equal to 2 into k की जगह -6 is equal to -12 implies a is equal to -4। फिर k का वैल्यू 2 में रख दें, hence 2 implies 2b is equal to 3 into k की जगह -6। This implies 2b is equal to 3 into 6 18। This implies that b is equal to -9। Hence KAB का वैल्यू निकालना था, तो K हो गया -6, A हो गया -4 और B हो गया -9। अब देखिए KAB का जो वैल्यू आ रहा है -6 -4 -9, ये किस में है? तो लगता है कि बी में है, मिला लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखें, ये एलपीपी का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड दिया हुआ है, इसमें 3 कांस्टेंट्स हैं। ये थर्ड कांस्टेंट जो है ये बताता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, क्योंकि x 0 या 0 से ग्रेटर है इधर चला गया, y 0 या 0 से ग्रेटर है इधर आ गया, मतलब थर्ड कांस्टेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है। अब ये दो जो इनइक्वालिटी है इसका ग्राफ खींच लेना है। तो अब देखें इस इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है वो लिख दिया, टेबल बना दिया। इस इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है यहां मैं लिख देता हूं, 2x + 3y = 18, और इसके लिए मैं टेबल बना दिया। तो अकॉर्डिंग टू टेबल्स आप देखें यह जो स्ट्रेट लाइन है यह x एक्सिस को पॉइंट A50 पर कट करता है और y एक्सिस को पॉइंट D03 पर कट करता है। ठीक इसी प्रकार इस टेबल से देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इससे रिप्रेजेंटेड है और यह x एक्सिस को कट करता है 90 पर और y एक्सिस को कट करता है C06 पर। इस प्रकार आपके पास फिजिबल रीजन ABCD सामने आ गया, जिसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं ABCD। अब सभी कॉर्नर पॉइंट पर z का वैल्यू निकाला जाए। एट A50 z = y 0 है, खत्म हो गया,
x 5 है, 30 गुना 5 150 at b 90 z इक्वल टू, तो y 0 है, खत्म हो गया, z हो गया 30 इंटू एस के जगह 9, $270 at corner point C 06 z इक्वल टू, एस के जगह 0 खत्म हो गया, 50 इंटू वाई के जगह 6 300 at D 03 z इक्वल टू, x 0 खत्म हो गया, 50 इंटू वाई के जगह 3 150। अब देखिए z का मिनिमम वैल्यू आपको पता लगाना है, तो z का मिनिमम वैल्यू तो यहां भी है और यहां भी है, तो क्लियर हो गया कि z का मिनिमम वैल्यू 150 दो कॉर्नर पॉइंट पर है, एक ए पर है और दूसरा डी पर है, तो कॉर्नर पॉइंट ए और डी दोनों पॉइंट पर z मिनिमम है, लिख दीजिए हैंस मिनिमम z occurs at 2 points कौन कौन, तो ए एंड डी। अब ऑप्शन देखिए, 2 पॉइंट्स पर मिनिमम z आ रहा है, किस ऑप्शन में है ये रिजल्ट, शायद डी में है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखें, ये मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है कैलकुलस का। क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज गिवन बाय द फंक्शन, किसी ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज का एरिया इसी फंक्शन f से दिया हुआ है, समझ गए। आपको इस क्वेश्चन में एरिया का मैक्सिमम वैल्यू हासिल करना है, मैक्सिमम एरिया आपको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको fs का डेरिवेटिव f डैश x निकालना होगा, u इंटू वी के फॉर्म में है, u को छोड़ दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, रूट u का 1/2 रूट u 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब u की जगह यह है, इसको किया जाए कांस्टेंट का 0 माइनस 2x लिख दीजिए शॉर्ट में, माइनस 2x प्लस, अब v को छोड़ दें, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, u को डिफरेंशिएट करें, 10 का 0 हो जाएगा, x का 1, दिस इज इक्वल टू 2 कैंसिल माइनस x इंटू 10 प्लस x बाई रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, अब ऐसे में ले लीजिए, रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस x इंटू 10 प्लस x
प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 10x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये ऐड हो गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 बाय रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें ये आ गया आपका एफ डैश एक्स। आपको एफ एस के मैक्सिमम वैल्यू पर विचार करना है। तो सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। उसके लिए डेरिवेटिव एफ डैश एक्स को 0 कीजिए, तो जब इसको 0 करेंगे तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा। शॉर्ट में माइनस से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, फाइव एक्स को लिख सकते हैं 10x माइनस 5x इम्प्लाइज, कॉमन ले लीजिए x प्लस 10, 5 कॉमन, x प्लस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 10 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0। इससे x का मान मिला माइनस 10 और 5। बट जब आप x के जगह रखेंगे माइनस 10, तो यहां देखें जैसे ही s के जगह माइनस रखेंगे ये 0 हो जाएगा, 0 गुना दिस 0 यानी एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। तो इसी से यह प्राप्त हुआ है, इसलिए s का ये दोनों वैल्यू इसको तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहां केयर करें ये जो ओरिजिनल फंक्शन है एफ एक्स पर, s का यह दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। जब s की जगह माइनस 10 देंगे, जैसे ही माइनस 10 देंगे तो 10 माइनस 10 0 इंटू समथिंग 0 यानी एफ एक्स 0 यानी फंक्शन ही आपका 0 हो जाएगा। और ये फंक्शन डिनोट कर रहा था ट्रेपेजियम के एरिया को, अर्थात एरिया ही 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो हालांकि इसको 0 करने से s के दो वैल्यू मिले, लेकिन यहाँ x के दोनों वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वही मैं समझा रहा हूं। x का जो वैल्यू है माइनस 10, इससे एरिया ही 0 हो जा रहा है, सो ये इनवैलिड है। तो लिख दीजिए बट x माइनस 10 नहीं हो सकता, कारण समझा दिया। सो हियर वी टेक ओनली x इज इक्वल टू 5, इसलिए यहाँ क्रिटिकल पॉइंट केवल एक ही हुआ, ये समझने की बात थी। Hence critical point is only x is equal to 5। तो आपके दिमाग में है कि एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है,
तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे आप। अब इसको आपको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, u बाई वी फॉर्म में है तो टाइम आपका लग जाएगा। आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना है तो दिमाग से काम लीजिए। तो एफ एक्स के मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप जानते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का जो वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ एफ डबल डैश एक्स निकाल नहीं रहे हैं, माइंड में ये रखिए कि एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करने से उसका वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 5 पर पकड़ना होगा। देखना होगा कि यह लेस आता है कि ग्रेटर आता है 0 से। तो मैक्सिमा के केस में आप जानते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर क्या आना चाहिए, याद है आपको, लेस देन 0 आना चाहिए। तो यहां आएगा लेस देन 0 क्योंकि मैक्सिमा की बात करनी है। तो आपका टाइम यहां शॉर्ट कर दिया हमने। तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू कोई भी इससे निकालेगा और उसमें x की जगह 5 रखेगा तो यही आएगा, नेगेटिव आएगा, अर्थात 0 से लेस कोई क्वांटिटी आएगा। और जब सेकेंड डेरिवेटिव 0 से लेस आता है तो आप पढ़ चुके हैं कि एफ एक्स मैक्सिमम होता है। तो देखिए यहां शॉर्ट कर दिया आपको, हेंस एफ एक्स इज मैक्सिमम। और एफ एक्स मैक्सिमम होगा कहां पर, क्रिटिकल पॉइंट पर, दैट इज एट x इक्वल टू 5। और आपको एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू यहां निकालना है, हेंस मैक्सिमम एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स में x की जगह 5 देना होगा, तो एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू f5 होगा। और जब यहाँ 5 दिए तो इधर भी 5 दे दीजिए, 5 देंगे तो 10 प्लस 5 15, रूट अंडर 100 माइनस 5 स्क्वायर यानी 25। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फट से निकल जाएगा, 75 इसका फैक्टर 25 इंटू 3, 5 रूट 3, 15 गुना 5 75 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन सी में है, इसलिए आंसर सी हो गया। तो देखिए ये काफी लंबा था, एफ डबल डैश एक्स को निकालने में काफी समय लग जाता, इसलिए मैं दिमाग से काम लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 35 देखें। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। आपको i प्लस ए के होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू निकालना है, जहां i यूनिट मैट्रिक्स है। तो अब देखें, i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब आप जानते हैं, लगा दीजिए, i क्यूब प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 7a। यूनिट मैट्रिक्स आई पर कोई भी पॉजिटिव पावर होगा तो आई ही होता है, आई स्क्वायर भी आई ही होगा, आप जानते हैं। यहां देखिए ए स्क्वायर क्वेश्चन में ए के इक्वल है तो ए लिख दीजिए, ए क्यूब है तो मैं बगल में दिखाता हूं, ए क्यूब का आप लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए
और ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो ए इंटू ए, तो फिर ए स्क्वायर होगा, और फिर ए स्क्वायर ए के इक्वल है तो ए होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्यूब की जगह ए हुआ। सर मैं आपको समझा दिया, इसलिए ए क्यूब की जगह आप ए लिखें, -7a i प्लस 3। किसी मैट्रिक्स ए को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स रहता है, तो केवल ए हुआ, IA प्लस ए -7a i प्लस 3 + 3 + 1 7a -7a, तो i प्लस 7a -7a, तो यहाँ जीरो मैट्रिक्स हो गया। ये जीरो मैट्रिक्स को बताएगा, और किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वही रहता है, इसलिए आई रहेगा। ये मैट्रिक्स अलजेब्रा है, उसके दिमाग से सोचना है आपको। तो इसका वैल्यू आपने प्राप्त किया आई। अब देखिए कि किस ऑप्शन में आपका आंसर है, तो लगता है कि डी है, मिला लीजिए, हेंस आंसर डी। हाँ तो देखें, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स x = y, और आपको y का रेंज पता लगाना है। तो आप पढ़े हैं कि tan इनवर्स x का रेंज होता है, रेंज ऑफ tan इनवर्स x, आपको तो पता है, पढ़े हैं, ये होता है ओपन इंटरवल -π/2 π/2। इसलिए tan इनवर्स x तो ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि tan इनवर्स x -π/2 से ग्रेटर है और π/2 से लेस है, तभी तो tan इनवर्स x बिलोंग करेगा इसमें, तभी तो यह tan इनवर्स x का रेंज होगा। वेरी सिंपल। और tan इनवर्स x क्वेश्चन में दिया हुआ y, तो यहाँ पर y रख दीजिए, तो आ गया। आपको y का रेंज पता लगाना था, रेंज पता चल गया। अब देखिए कि आंसर किस ऑप्शन में है, तो ये लगता है कि सी में है, इसलिए आंसर सी हुआ, देख लेंगे आप। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एक सेट है, बी भी एक सेट है। मैं फिगर बना दिया हूं समझने के लिए। ए में 1 2 3 है और बी में 4 5 6 7 है। क्वेश्चन से मैं लिख दिया हूं ए और बी दो सेट है आपके पास। फिगर में देखें, एफ एक फंक्शन है ए से बी पर, कहता है कि पता लगाइए कि एफ बेस्ट डिफाइंड किस ऑप्शन में है। एक क्वेश्चन इस ढंग का है, और क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि फंक्शन एफ में ऑर्डर पेयर्स हैं 1 4 2 5 और 3 6। तो फंक्शन भी तो एक रिलेशन ही होता है। आप जानते हैं कि रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, सो ए फंक्शन इज आल्सो ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब पता लगाना है कि
एफ यहाँ सबसे अच्छे ढंग से किस तरह से डिफाइन है, ऑप्शन में आपको पकड़ना है। तो मैं फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिगर में देखिए, ऑर्डर्ड पेयर 1 4 बिलोंग कर रहा है एफ में। इसका मीनिंग आप जानते हैं कि 1 रिलेटेड है 4 से एफ के द्वारा, 1f4, माने इस 1 का रिलेशन इस 4 से है फंक्शन एफ के द्वारा। कहने का मतलब 4 एफ इमेज है 1 का। एफ इमेज ऑफ 1 4 है, यही इसका क्लियर मीनिंग है। तो इसी प्रकार से 2 5 एफ में बिलोंग करता है, तो ये बताएगा कि एफ इमेज ऑफ 2 5 है। ऑर्डर्ड पेयर 3 6 भी एफ में है, तो ये बताएगा कि एफ इमेज ऑफ 3 6 है। तो देखिए क्लियर मैं बता दिया कि 1 का एफ इमेज 4 है, जबकि 2 का एफ इमेज 5 है और 3 का एफ इमेज 6 है। क्लियर। अब आप यहां देखें फिगर में 7 फंक्शन के कोडोमेन बी में एक ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जिसका प्री इमेज डोमेन ए में नहीं है। तो एफ फंक्शन तो है, लेकिन कोडोमेन बी में एक एलिमेंट ऐसा 7 है जिसका प्री इमेज इसमें मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हो सकता, यानी एफ सर्जेक्टिव नहीं हो सकता। और ए के डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज बी में डिफरेंट है, इसलिए एफ 1 1 है, यानी एफ इंजेक्टिव है। तो क्लियर हो गया कि बेस्ट डिफाइंड एफ कैसे हुआ। तो एफ इज 1 1 फंक्शन that is f is injective फंक्शन। अब ऑप्शन में आप देखें तो ऑप्शन में आप देख लें, ऑप्शन बी है इंजेक्टिव का। तो इसका सॉल्यूशन आपका हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 38 देखें, ये मैट्रिक्स का है। ए 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको 14 ए इनवर्स का वैल्यू हासिल करना है। तो पहले आप ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। अब आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए, क्योंकि ए 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए ए का एडजॉइंट ए में जो डायगोनल एलिमेंट है 3 2, उसको रिवर्स कर देते हैं उल्टा। यहाँ 2 यहाँ 3, और ये दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस है तो +1, 1 है तो -1। इस टेक्निक से ए का एडजॉइंट निकाल लिया। ए के डिटर्मिनेंट की भी आपको आवश्यकता है, तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें। डिटर्मिनेंट 3 1 -1 2, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -1, 6 -1 +1 7।
अब आप एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए दोनों का वैल्यू उसमें रख दें तो ए इनवर्स निकल जाएगा। ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ए 7 और एडजॉइंट ए आपका ये आया 2 -1 1 3। ठीक है, अब आपको निकालना है 14 ए इनवर्स, तो निकाल दीजिए 14 इंटू ए इनवर्स, तो 14 से इधर भी गुना कर दीजिए 2 -1 1 3 कट कर दो 2 इंटू मैट्रिक्स 2 -1 1 3 इक्वल टू स्केलर 2 अंदर चला जाएगा 2 इंटू 2 4 -2 2 2 इंटू 3 6। अब आप देखें ऑप्शन तो लगता है कि बी में है, इसलिए आंसर बी। फिनिश हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 ये कैलकुलस से है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल आपने पढ़ा है उसी से है। क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। ये प्रश्न कह रहा है कि इस कर्व के उन बिंदुओं को पता लगाओ जिस पर टेंजेंट जो खींचा गया है पीटी, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू x माइनस 11 पर स्थित होगा। यानी कर्व के उन बिंदुओं को पता लगाना है जो टेंजेंट पर भी स्थित होगा। देखिए यही सेंस है, कहने का मतलब कि पॉइंट P को कर्व पर होना चाहिए, साथ साथ टेंजेंट पर भी होना चाहिए, उन बिंदुओं को पता लगाना है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5। डिफरेंशिएट कीजिए तो dy बाई डी एक्स 3x² माइनस 11। तो कर्व के किसी बिंदु P पर खींचे गए टेंजेंट PT का स्लोप m होता है dy बाई डी एक्स। अब जानते हैं, हेंस स्लोप को m कहें तो इस टेंजेंट का स्लोप m इज इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स, जो निकला 3x² माइनस 11। यहां टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू x माइनस 11, इसको y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं। m के जगह 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस सी की जगह माइनस 11 है। किस फॉर्म में आ गया? y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में। m लाइन का स्लोप होता है, m की जगह 1 है। क्लियर हो गया। इसलिए इस टेंजेंट का स्लोप जो m हम माना था 1 आ गया। अब आप देखें टेंजेंट का स्लोप m यह आया था और उसी टेंजेंट का स्लोप m यह आया, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा। हेंस 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 3 इधर चला गया तो 11 प्लस 1 12। दिस इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 4
दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x का मान आया प्लस माइनस 2। x के इस मान के कॉरस्पॉन्डिंग कर्व के इक्वेशन से y का वैल्यूज निकालिए। तो कर्व के इक्वेशन में x की जगह पहले 2 रखा जाए। When x is equal to plus 2, then y is equal to 2 cube 8 minus 11 into 2 22 plus 5 is equal to minus 22 plus 13 minus 9। तो जब x 2 है तो y निकल गया माइनस 9। When x is equal to minus 2, then y is equal to माइनस 2 का क्यूब तो माइनस 8 हो जाएगा। s के जगह माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 22 प्लस 5 इक्वल टू 27 माइनस 8 19। तो जब x 2 है तो y माइनस 9 है, जब x माइनस 2 है तो y 19 आया। इसका मतलब हुआ कि कर्व पर 2 पॉइंट मिले। So 2 points on the curve R। कर्व पर 2 पॉइंट्स कौन कौन मिले? तो जब x 2 है तो y माइनस 9, एक यह हुआ। दूसरा जब x माइनस 2 है तो y 19 है। तो आपको इस कर्व पर 2 पॉइंट मिले, यह और यह। आपको उस पॉइंट को निकालना है जो इस टेंजेंट पर भी हो। यही मेन है क्वेश्चन। अब आपको जांचना होगा कि यह दोनों पॉइंट कर्व पर तो है लेकिन इस टेंजेंट पर है कि नहीं। इसके लिए दोनों पॉइंट को टेंजेंट के इक्वेशन में संतुष्ट करके देखना होगा। तो पहले इससे देखा जाए। When x2 and y minus 9, देन टेंजेंट के इक्वेशन में रखकर देखा जाए। y के जगह माइनस 9 रखें, s के जगह 2 रखें, माइनस 11। दिस इम्प्लाइज माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 9 विच इज ट्रू। देखिए ट्रू आया। तो ट्रू आने का मतलब क्या हुआ? ट्रू आने का मतलब यही ना हुआ कि पॉइंट 2 माइनस 9 टेंजेंट पर भी है। कर्व पर तो था ही, टेंजेंट पर भी है। Hence we conclude that the point 2 minus 9 lies on the tangent। अब चेक कर सकते हैं कि यह है कि नहीं। तो यहां देख लीजिए, y की जगह 19 रखेंगे, रखकर देख लीजिए रफली। s की जगह माइनस 2 रखिए, देखिए ये ट्रू नहीं आया, नॉट ट्रू। यह सत्य है। इसका मतलब हुआ कि यह पॉइंट इस टेंजेंट पर नहीं हो सकता। हालांकि यह पॉइंट कर्व पर है लेकिन टेंजेंट पर नहीं है। हमें तो उस पॉइंट को निकालना था कर्व का जो टेंजेंट पर भी हो। वह पॉइंट तो यही आया। इसलिए ऑप्शन देखिए, लगता है कि बी में है, तो आंसर बी हुआ।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ये मैट्रिक्स है। इसमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 ऑर्डर का और एक इक्वेशन दिया हुआ है a² = 3i। 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन को पता लगाना है। तो मूल इसमें यही चीज है, इसी को पकड़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है a² = 3i, जहां i 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। इसी को लेकर बढ़िए। a² का मतलब आप जानते हैं a × a = 3i, implies a अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू a अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा = 3 × i। तो 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखा जाए 1 0 0 1, इम्प्लाइज। अब तो कुछ नहीं, केवल दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिख दीजिए। रो बाई कॉलम मेथड से आप जानते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से अल्फा इंटू बीटा, और इसको इससे तो माइनस बीटा अल्फा, इसको अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गामा अल्फा, और इसको इससे तो अल्फा गामा, इसको सीधा करके गामा अल्फा भी लिख सकते हैं। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से तो गामा बीटा यानी बीटा गामा, और इसको इससे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 अंदर चला जाएगा स्केलर, तो 3 0 0 3, दिस इम्प्लाइज। अब देखें ये मैट्रिक्स 2/2 है और ये भी 2/2 है। क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और दोनों का टाइप सेम है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, आप जानते हैं। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको उलट के लिख दीजिए। थ्री 0 0 3, तो ये 2/2 है, इधर भी 2/2 आप देख रहे हैं, क्लियर। अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 3, और यहां से भी दिस इज इक्वल टू 3, तो सेम ही मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट, इसको उधर ले जाइए, तो 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि यह रिजल्ट किस ऑप्शन में है, तो लगता है कि सी में है, इसलिए आंसर सी हुआ, तो फिनिश हो गया। तो आज आपने देखा कि सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस 21 से 40 तक एक करके मैंने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया इन ए वेरी गुड वे, इजियर वे, और टाइम को ध्यान में रखते हुए कि जितना जल्दी सॉल्व हो सके और कंसेप्ट भी क्लियर रहे, समझ में कहीं कठिनाई भी नहीं हो। इन बातों को ध्यान रखकर मैंने इस लेक्चर को आपके सामने दिया। तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। तो अब मैं तो यही कहूँगा कि मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे।